सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान अध्ययन में जो राजस्थान के दुर्ग और मंदिर हैं उनके बारे में। तो राजस्थान अध्ययन का ये छठा चैप्टर है और इसके अंदर जो राजस्थान की स्थापत्य कला है इसको हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियो है उसके अंदर हमने चित्रकला और लोक कला को पढ़ा था। स्थापत्य क्या होता है कि एक देश की सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करता है और देश की संस्कृतियों का ज्ञान होने के लिए स्थापत्य की भूमिका क्या होती है, अतुलनीय है। किसी भी देश की प्रगति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य के विविध परतों तथा खंडरों के अध्ययन के नहीं हो सकता। तो स्थापत्य में क्या क्या चीज़ आती है? भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया। नगर, महल, परकोटे, किले या जलाशयों के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। नगर विन्यास, स्थापत्य और भवन शिल्प। तो इसके अंदर जो नगर विन्यास का स्थापत्य है और भवन शिल्प, इसमें मानगढ़ जिले में कालीबंगा और सोंथी में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती एवं दरस्वती नदी यानी सरस्वती का प्राचीन नाम है, नदियों के किनारे पर बसे इन नगरों की नगर योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियाँ, गोल कुएं, वेदियाँ यानी कि चार दीवारी होती है इस प्रकार से बनी होती है, उनको वेदी के नाम से जाना जाता है आदि इस बात को प्रभावित करती है कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान में आहड़, गिलुंड आदि संस्कृति के केंद्र है। मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे खुले चौकावास को पूर्णता प्रदान करते थे जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चादरें आदि आहड़ की कृषि तथा व्यवसाय प्रधान बस्ती की और संकेत करते हैं। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है जिन्हें पुष्कर, मरुधनो, जंगल, मत्स्यशाल और मरुकांतार आदि क्या है प्रमुख है। महाभारत काल में विराट नगर जो विराट है, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है जो स्थापत्य और रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भ्रांति राजस्थान में भी स्थापत्य विशेष रूप का विकास हुआ। इस काल की कला केवल राजस्त्रीय परिसर में नहीं पलती थी वरन आमजन के मध्य भी प्रचलित थी। विराट नगर जयपुर अशोक कालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। यानी विराट के अंदर जो सम्राट अशोक है उनके जो स्तंभ है अभिलेख है वो मिले हैं। यहाँ के भग्नावशेषों में स्तंभ लेख और बौद्ध विहार के खंडहर प्रमुख है। मौर्य काल में बेडज नदी के किनारे मध्यमिका चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल नगरी कहते हैं, मध्यमिका का वर्तमान में क्या नाम है? नगरी नाम है, बेडज नदी के किनारे है मध्यमिका। मौर्य काल में क्या थी? भव्य नगर योजना की साक्षी रही है और 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईस्वी तक ये भव्य नगर रहा। 300 ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक। फिर इसके बाद में आता है गुप्त और गुप्तोत्तर। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मैनाल, अमझेरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी है। बावड़िया, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ तथा रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। अब इसके अंदर राजपूत काल के अंदर नगर नियोजन की बात करें तो भीनमाल, चित्तौड़, मंडौर, ओसिया, रणथंभौर, झालावाड़, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देसी राजाओं ने अपनी राजधानी के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगरों के रूप में विकसित किया। उदयपुर के लिए जयपुर को हम देखें तो महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। तो जयपुर की स्थापना किसने की? विद्याधर ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कों एवं रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। शहर के दोनों ही सिरों पर 2 चौपड़दार छोटी और बड़ी चौपड़े जिनके बीच में फुहारे तथा चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार है। शहर से निकास के लिए सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, जयपुर में जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1700
27 ईस्वी में किसने रखी थी? राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। और जयपुर के जो भवन निर्माण की कला है थी या नियोजन कला थी, इसके संचालनकर्ता कौन थे? विद्याधर थे, शिल्पकार थे ये। तो फिर इसके बाद में आता है विद्याधर ने क्या की थी? इसके नगर नियोजन, इस जयपुर शहर का निर्माण किया था। राजस्थान के नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य ने भी प्रभावित किया और जयपुर शहर की नींव राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था। समुची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। बूंदी के स्थापत्य में तथा उसके बसाने में जल की प्रमुखता का बड़ा हाथ रहा, क्योंकि बूंदी को स्टेप ऑफ वेल्स के नाम से भी, स्टेप ऑफ वेल सिटी, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। वो बावड़ियों का शहर। गढ़ निर्माण, प्रकोष्ठ निर्माण भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित बीकानेर के समतल भूमि पेशे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए तथा घाटों और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनवाया गया। सर बीकानेर और जैसलमेर के गांव है, उसके आगे सर अथार जलाशय, काफी जैसे विद्यासर, जैतसर, उद्दासर। तो ये बीकानेर और जैसलमेर के गांव के आगे सर लगाने का यही कारण रहा है। दुर्ग शिल्प, राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़ी न हो। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिनमें दुर्ग भी एक है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कालांतर मौर्य, गुप्तों तथा परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों को प्रधानता दी जाने लगी। तो दुर्गों का जो प्राथमिक है वो कालीबंगा में उदाहरण है मिलता है। कालीबंगा में मिलता है। और कालीबंगा में जो दुर्ग है वो किस प्रकार का दुर्ग है? नगर दुर्ग है। ऊंचा टीला था, पश्चिम की ओर बसाया गया, जिसे नगर दुर्ग के नाम से जाना गया। जसल राजपूत काल में राजस्थान में जो दुर्गों में भाटियों का जो सोनारगढ़ दुर्ग है और अजयराज चौहान का गढ़ बिठली, तारागढ़, अजमेर, कुंभा का कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय दुर्ग है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। अब दुर्ग वहाँ बनाए जाने लगे जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हो तथा जो ऊपर से चौरस हो। यहाँ खेती योग्य भूमि और सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे तथा जो जीर्ण शीर्ण या खंडहर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण भी किया गया। जैसे आबू में अचलगढ़, मारना कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापना में भी परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्ग का निर्माण करने लगे, जैसे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए यह स्थिरता व शांति का काल था। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्ग आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में नोमपेन्ह में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज WHS के अंदर किसको शामिल किया गया है? 2013 में आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्राचीन
ग्रंथ में दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। सुदृढ़ प्राचीर, अभेद पुर्ज, किले के चारों तरफ गहरी खाई या पारिक दुर्ग भी बोलते हैं इसको, गुप्त प्रवेश द्वार, पारिक दुर्ग कौन से जिसके चारों ओर खाई हो, किले के भीतर सिले खाना, शस्त्रागार, जलाशय अथवा पानी के टांके, राजा प्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। फिर आता है इसके बाद दुर्गों के प्रकार। अपनी स्थिति, स्थापत्य, उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित। औदुक दुर्ग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और राजस्थान के हर पुलिस के अंदर भी, राजस्थान पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीईटी वगैरह में भी तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औदुक दुर्ग होता है अर्थात जल दुर्ग ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हो, जैसे गागरोन का दुर्ग है। कहाँ है आपको बताइए, झालावाड़ गागरोन के अंदर वहाँ स्थित है। गिरी पर्वत दुर्ग ऐसे किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित हो। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। रणथंभौर दुर्ग भी ऐसी श्रेणी में आते हैं। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। धानवन, धान दह से दोहरा और दह से धानवन, तो कहाँ पे होता है ये? जैसलमेर का दुर्ग है। बीड़ में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग। एरण दुर्ग वे दुर्ग जिसके मार्ग खाई कंटों में पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़ व जालौर के दुर्ग। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग बीकानेर का जूनागढ़ है। जिन दुर्ग के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों को परकोटा हुए पारिक दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़ जैसलमेर। सैन्य दुर्ग है जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हों। साहे दुर्ग में सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बंद लोग निवास करते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें दो या अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल, जैसे चित्तौड़ के दुर्ग को गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग एवं दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सही राजस्थान के कुछ दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। सर्वप्रथम बात करते हैं हम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो टावरो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आप जानकारी महत्वपूर्ण बात है वह आप एवं देखा। तो चला गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। ठीक है भाई, गिरी दुर्ग है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्रकूट पहाड़ी पे ये है और दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण और प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। यानी कि जो अपने देखते हैं कि जो ये भारत है, ठीक है, और इसमें कहा गया है कि दिल्ली और मालवा, यानी राजस्थान है वो इस क्षेत्र में है और मालवा और दिल्ली यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र यहाँ है और ये दिल्ली है। इस क्षेत्र के ऊपर यहाँ चित्तौड़गढ़ है और यहाँ ये किला था। तो विशेष सामरिक महत्व का क्या था कि ये अगर दिल्ली पे तो कोई सुल्तान शासन करता था या दिल्ली सल्तनत और मुगलों का भी शासन रहा तो इस पर विशेष प्रभाव और विशेष ध्यान आकर्षित ये किला करता था। राजस्थान अध्ययन सीरीज के अंदर राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग और स्थापत्य कला को हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो बात है कि दुर्गों की, तो इन दुर्ग से संबंधित जो भी प्रश्न आता है आपकी 12th लेवल की जो लैब असिस्टेंट वगैरह जो भी एग्जाम है उसमें अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते हो तो इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज़्यादा मैटर पढ़ने से अच्छा है कि इस बुक को, इस वीडियो को आप कई बार देखें और उसको आप अध्ययन करें। तो इसके बाद में बात आती है कि मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद में किसका, वीर विनोद में टाबरो मेवाड़ को इतिहास है नहीं वह के बारे में जानकारी दी गई। तो मौर्य राजा चित्रांगद ने किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था, उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। तो ये नोट डाउन करें अपने, आप ये जो रजिस्टर और पेन ले रखे थे वह में नोट डाउन करिएगा। ये किलो चित्रकूट नाम एंगो चित्रांगद बनवाए जो चित्रकूट नाम पड़े होंगे। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल
एक उनकी उपाधि थी और उनका वास्तविक नाम कालभोजतान थी। मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, यानी बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराया। और फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स की उपाधि इनको दी गई है सीवी वैद्य द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रख दिया। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेस्सा का पठार भी कहते हैं। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। और चित्तौड़गढ़ के लिए उक्ति प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, तो बाकी तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी सब तो गढ़ी है, यानी छोटे दुर्ग है। चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साक्ष्य हुए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहला सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय, व तीसरा 1568 के अंदर हुआ था। पहला कब हुआ? 1303 के अंदर हुआ। और दूसरा कब हुआ? 1535 के अंदर। और फिर तीसरा शाखा है वो अकबर के समय 1568 ईस्वी में हुआ था। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। ठीक है, किससे संबंधित है? ये कई बार पूछ भी लेते हैं कि जयमल जो राठौड़ों से संबंधित है और पत्ता सिसोदिया से वंश से संबंधित है। तो बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता है। अब इसके अंदर बात करते हैं इसकी स्थापत्य कला की। अब स्थापत्य कला के अंदर आप देखो तो जो स्थापत्य कला है इस दुर्ग की, इसके अंदर आपको कई आयाम देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मंदिर है, फिर इसके बाद में जलाशय है, मंदिर है, जलाशय है। तो इस प्रकार से इसके अंदर स्थापत्य है वो इसके अंदर खूब सारा आपको देखने को, बहुत मात्रा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, स्थापत्य कई आयाम है इसके अंदर। फिर इसके बाद अंदर बात आती है कि कौन कौन सी चीजें हैं। और जैसे इसके अंदर बुर्ज है, प्राचीर, घुमावदार प्राचीर है, विशाल बुर्ज और 7 अभेद प्रवेश द्वार है। किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया है। ये गिरी दुर्ग है और जो कि पहाड़ी पर एक स्थित है, चित्रकूट पहाड़ी। तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा। ये रीट में क्वेश्चन आया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सी चीजें नहीं, तो भामाशाह की हवेली, श्रृंगार, नवलखा मंदिर, ये कुंभश्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, ये सभी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये सेनापति थे गोरा बादल, चित्रांग, मौर्य तालाब और जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। इसको आप अपने रजिस्टर में लिखें। फिर इसके बाद में आता है कुंभलगढ़ राजसमंद, कि ऐसा दुर्ग जिसको नीचे से देखने पर ऊपर की ओर देखते हैं तो पगड़ी गिर जाती है सिर की। इस दुर्ग के बारे में कहा गया है, ऐसी बात है। तो कर्नल टॉड ने कहा था इसको एट्रस्कन वास्तु किसको कहा गया है? कुंभलगढ़ को, यानी अट्रैक्ट करने वाली वास्तुकला है ये। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप महाराणा कुंभा जो है उनको कई उपाधियां दी गई, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता है, और इसके अलावा कई कीर्ति भुवन नाम की उपाधि भी इनको दी गई और बहुत सी उपाधियां इनको मिली। कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है कीर्ति भुवन, यानी कि निर्माण करवाने वाला। ठीक है, महाराणा कुंभा है वो कि जो स्थापत्य कला का निर्माण करवाने वाला एक महत्वपूर्ण शासक था। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा और उदय सिंह को जो पन्ना दाए ने यहाँ पे ही छुपाया था। तो इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग के 36 किलोमीटर लंबे प्रकोष्ठे से घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एट्रस्कन वास्तु से की है। दुर्ग के भीतर जालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, जाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी, उड़ना राजकुमार की जगह पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए। वहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और राणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ। और महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ में हुआ था। उसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू सुल्तान की उपाधि भी दी गई। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है।
इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की देख नहीं पाए। अबुल फजल ने लिखा है कि इतनी बुलंदी पर है कि ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया, जिससे इसका नाम रणथंभौर पड़ा। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर के जो शरणागत की रक्षा एक भगोड़ा था, उसको इन्होंने शरण दी, तो इसी कारण इस किले का महत्व भी बढ़ जाता है और इसी कारण इनको याद रखा जाता है। सन 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर आदि स्थित है। फिर इसके बाद में आता है सिवाना का किला या सिवाना दुर्ग। बाड़मेर, सिवाना का दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। तो बाड़मेर 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर के इलाके में स्थित है। सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अणखलो सिवाणों के नाम से भी जाना जाता है। अणखलो सिवाणों दुर्ग किसे कहा जाता है? तो अणखलो सिवाणों जो दुर्ग है वो कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कानड़ दे के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली भी रहा। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध में बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो बुर्ला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? और मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये कथन किस किले के बारे में है या किस युद्ध के बारे में है? और आपको ये बताना है, आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो टावरो देखा क्या ने कितना था राजस्थान जी के पढ़े कितनी थे जानकारी रखो। गिरिदुर्ग का बेहतरीन उदाहरण है तारागढ़ का किला बूंदी। तारागढ़ का किला बूंदी है तारे के समान, ये अपनी चोटी पर ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, तो तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने मेवाड़, मालवा, गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। और वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाया और उसे ध्वस्त कर महाराणा लाखा ने बूंदी के दुर्ग को ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। गुहिल शासक थे, लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ जीवित यानी कुंभाहाड़ा थे, उन्होंने इस नकली दुर्ग की जो बूंदी का दुर्ग था इसकी रक्षा के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा दी। विशेषकर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्र शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गर्भ गुंजन तोप भी बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करती है। फिर आता है नाहरगढ़ का किला जयपुर। ठीक है, नाहरगढ़ का किला क्या है? जयपुर। यह भी एक महत्वपूर्ण किला है। और उदयपुर के जयपुर के अंदर एक महत्वपूर्ण अपनी विरासत को संजोए हुए है। जयपुर में रावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण स्वाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ का नाम है और इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को नेत्र जाने के लिए राजी कर दिया और उस स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गड्डी में स्थापित कर दिया, जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में
सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। फिर आता है तारागढ़ अजमेर, राजस्थान का जिब्राल्टर और गढ़बिठली दुर्ग। तारागढ़ अजमेर, टोड ने इसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा है। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़बिठली अथवा अजमेरू भी कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग अरावली की पहाड़ियों में सांझा के शासनकाल में पिट्ठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष, और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम गढ़बिठली पड़ा। और कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया था। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जे, जिनमें घूंघट, गुगड़ी, फुट्टी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारतीय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो अनवाइड है भाई, देखो तो दुर्ग बोले वो तो दुनिया में दूसरा की है जिब्राल्टर है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर हम देखें तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है और 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना करी गई। दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये से मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। आजकल ये जो किस चीज से बना है मैटर भी पूछ लिया जाता है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। मेहरानगढ़ के नाम से जाना गया, इसलिए इसको गढ़ बण्यो मेहरान के नाम से भी, गढ़ बण्यो मेहरान, इसके बारे में कहावत भी प्रचलित है। दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार महल दर्शनीय है। महाराजा मान सिंह द्वारा अपनी स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में विकारी रहता है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाले अनेक प्राचीनता वजह से किलकिला, शंभू माण, गजनी खां, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुबार, और हमने जो पढ़ा था गर्भ गुंजन बूंदी के किले में स्थित है। गुड़धानी, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, चौखे लाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौके एक था श्रृंगार महल, वो वहां जो था कुंभलगढ़ दुर्ग, वहां पे है। शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। तो श्रृंगार महल तो एक बार ही थे देख लियो कि श्रृंगार चौकी अलग और श्रृंगार महल है वो अलग है। वो शायद इसके श्रृंगार चौरी थी जो कि अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हाँ श्रृंगार चौरी प्रसाद है। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है दुर्ग की शोभा बढ़ाती है चूरू का किला। चूरू का किला इंपॉर्टेंट है, चांदी के गोलों दागने के लिए भी प्रसिद्ध है। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में, चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। 1814 ईस्वी में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेरकर तोप से गोलों की बरसात कर दी। जवाब दे दुर्ग से भी गोले बरसाए गए और दुर्ग गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। तब सेठ साहूकार और जन सामान्य ने अपने घरों में चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। तो चांदी के गोले दागने वाला युद्ध चूरू का किला है और इस दुर्ग के कारण से चांदी के गोले दागने वाला भी कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। अकबर का दुर्ग अजमेर। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1571-72 ईस्वी के दौरान एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। अकबर का दौलत खाना यानी यहाँ पे जो आयत था, वो आयत इनकी थी, वो यहाँ पे रखी जाती थी। और अकबर की मैगजीन भी कहा जाता है, जो खजाना था वो यहीं पे रखा जाता था। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनवाया गया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम स्थापत्य पद्धति से बनवाया गया है, अकबर का दुर्ग अजमेर में। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया। ब्रिटिश राजपूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया था। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार मैगजीन बना लिया था। फिर आता है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी। दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साक्य
में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया के हाथी पर सवार मूर्तियां भी स्थापित है, जो कि चित्तौड़ के साके में वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन यहाँ पे भी इनकी मूर्तियां बनाई गई। राजा रतन विलास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण है। बेसोरगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। राजस्थान का क्या है? वेल्लोर। चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित यह किला तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है और इसे जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। ये कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण बैसा शाह नामक व्यापारी तथा रोडाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। डोड शाखा के परमारों, राठौड़ों, सक्तावतों और चूड़ावतों के अधिकार में रहने के बाद बेसोड़गढ़ हड़ाओं को मिला, पर अधिकांशतः मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। गागरोन का किला झालावाड़। काली सिंध वह आहू नदी के संगम स्थल पर स्थित यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन का किला कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। काली सिंध व आहू नदी के संगम स्थल पर। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमार राजाओं द्वारा करवाए गए थे। इनके नाम पर डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी कहा जाता है। ये देखो, ये है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित यह किला है गागरोन का किला झालावाड़। इसको क्या कहा? इसके नाम पर डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ कहलाया। तत्पश्चात ये दुर्ग खिंची चौहानों के अधिकार में आ गया। यह किला अचलदास खिंची की वीरता की याद दिलाता है, जो 1423 में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। सतपीपा की छतरी, सूफी संत मिट्ठे साहब, संत हमीदुद्दीन की चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। फिर आता है जयगढ़ आमेर। जयगढ़ का किला आमेर मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें डालने का विशाल कारखाना था, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में, यानी तोपें डाली जाती थी। ये ऐसा दुर्ग था। इस किले में रखी जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहाँ पे रखी गई है? जयगढ़ आमेर में। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण का जो स्वरूप है वो कछुआ शासकों ने इसका स्वरूप जयसिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। फिर इसके बाद में आता है जालोर का किला। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सूखड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जवालीपुर और किले का नाम सूरणगिरी भी मिलता है। जालोर का नाम जवालीपुर और किले का नाम सूरणगिरी मिलता है। जालोर का प्राचीन नाम जवालीपुर था और इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। तोपखाना मस्जिद थी जो भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, जिसको तुराकर तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़ देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। सिवाना दुर्ग की बात थी वो, जहाँ पे ये कानड़ देव चौहान वीरगति को प्राप्त हुआ। जैसलमेर का किला। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर चित्रकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पर है। इसका निर्माण 1155 में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। जैसलमेर के किले की पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार, क्योंकि यहाँ पे रेत ही रेत है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चुने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया। किले के अंदर बने प्राचीन भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ और ऋषभ देव मंदिर अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास प्रमुख है। इस किले की
प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। लोहागढ़, भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता एवं दृढ़ता के लिए विख्यात है, सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 में अपने युवराज काल में करवाया था। लोहागढ़ का की पूर्व स्थित कच्ची गड्डी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले की अभेदता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी है तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता था। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वह असफल रहा। किले में किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख हैं। उपयुक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला, तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला, पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालक का कोड और खंडार के किले, हडौती का, शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग तथा सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपनी स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय। तो मंदिर शिल्प, जो मंदिर स्थापत्य कला है, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइक या सब्सक्राइब है वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम फ्री में आपको ऐसी शिक्षा उपलब्ध, कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे। और ये हमारी ये गारंटी है कि आपको इस जो बुक है इसमें से, आपको जो सीरीज चल रही है इसमें से लगभग आपको 90% से 85-90% क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली मंदिर स्थापत्य कला की वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। राम राम।